जय गुरुदेव बच्चों। मैं उमा श्रीवास्तव आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ पाठ 11 भारत के रत्न संकलित लेकर। पाठ 11 भारत के रत्न संकलित में बताया गया है कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण है। यह सम्मान देश के लिए की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए कुछ विशेष क्षेत्र, विशिष्ट का मतलब होता है कुछ विशेष क्षेत्र, भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। वर्तमान में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने का गंभीर प्रश्न भारत सरकार के समक्ष खड़ा है। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। उन्होंने भारत को अनेक मोर्चों पर श्रेष्ठतम स्थिति दिलाने का प्रयत्न किया। उन्होंने उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण की दिशा में भी भारत को संसार के महत्वपूर्ण देशों में छठा स्थान दिलवाया। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों की दुनिया भर में चर्चा हुई है। इस भारतीय वैज्ञानिक ने इन मिसाइलों का निर्माण भारत सरकार की देश की सुरक्षा नीति के अनुरूप किया। अनेक अथक प्रयासों से भारत का सम्मान और कार्य क्षमताएं बढ़ीं। वहीं इनका सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरा। डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वरम जिले के धनुषकोटी नामक नगर में सन 1931 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान आपसी सौहार्द का एक नमूना है। वहाँ का सुप्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर विश्व भर के हिंदुओं के लिए जहाँ सम्मान का प्रतीक है, वहाँ उन्होंने थोड़ी दूर हटकर एक मस्जिद भी है। डॉक्टर कलाम के पिता निर्धन थे। उनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं था। वे नावों का निर्माण करते थे और उसे मछुआरों को किराए पर देते थे। डॉक्टर कलाम के एक संबंधी के पास समाचार पत्रों की एजेंसी थी। उनका अब्दुल कलाम पर विशेष प्रभाव था। उसी के कारण इनमें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हुई। लालसा का मतलब है इच्छा उत्पन्न हुई। इस व्यक्ति ने इन्हें आगे पढ़ने और शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी। डॉक्टर कलाम अपनी माता के प्रति भी अत्यंत स्नेह रखते थे। पिता का अपने धर्म के प्रति प्रेम, माता की परंपराओं के प्रति निष्ठा और रामेश्वरम का आध्यात्मिक वातावरण। डॉक्टर कलाम जिस प्रकार कुरान का पाठ करते थे, उसी प्रकार वे श्री कृष्ण की गीता के प्रति भी आस्था रखते थे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी किस तरह से सभी संस्कृतियों से प्रेम करते थे। वे जिस प्रकार से कुरान का पाठ बहुत ही प्रेम से करते थे, उसी प्रकार आस्था के साथ कृष्ण की गीता का पाठ भी करते थे। डॉक्टर कलाम ने अपनी जीवनी में लिखा है, बचपन में जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो मैं प्रायः अपने सिर पर कुंदने वाली रूमी टोपी लगा रखता था और क्लास में रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का बेटा रामनाथ शास्त्री माथे पर तिलक लगाकर बैठा करता था। हम दोनों आगे बैठते थे। अब देखिए, यहाँ पर भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से वे प्रेम करते थे पुजारी के बेटे के साथ और अपने साथ को तालमेल बैठा कर रहते थे। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। एक बार कक्षा में नए अध्यापक आए। उन्हें हम लोगों को साथ बैठा देख अच्छा ना लगा। उन्होंने मुझे उठाकर सबसे पीछे की पंक्ति में बैठा दिया। उस समय पुजारी के बेटे की आंखों में आंसू आ गए। क्यों आंसू आ गए? क्योंकि टीचर ने इनको पीछे बैठा दिया था। इसीलिए उस बच्चे को यह बात बहुत दुख पहुंचाई, बहुत दुख हुआ कि इनको पीछे क्यों बैठा दिया गया।
बाद में पुजारी ने छात्रों में भेदभाव न फैलाने के लिए अध्यापक को समझाया। पुजारी जी ने अध्यापक को समझाया कि इस तरह से बच्चों में भेदभाव की भावना न फैलाई जाए। प्रारंभिक शिक्षा के बाद डॉक्टर कलाम रामेश्वरम के हाई स्कूल में विज्ञान का अध्ययन करने के लिए भर्ती हुए। अब देखिए, इन्होंने विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद तिरुचिरापल्ली में सेंट जोसेफ कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर कलाम का ईश्वर में पूर्ण विश्वास है। वे कहते थे कि जब मैं विज्ञान विषय संबंधित अनेक सूक्ष्म कणों का अध्ययन करता तो उससे प्रभु की सत्ता में मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाता। उन्होंने बाद में भौतिक विज्ञान की इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लेने का निश्चय किया। यहीं पर उन्होंने विमान का पायलट बनने की इच्छा की, परंतु स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण उनकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी। उनकी बहुत इच्छा थी कि वह पायलट बने, किंतु स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से वे अपनी इस इच्छा को पूरा ना कर पाए। इसके बाद में अत्यंत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद में कार्य करते हुए रोहिणी नामक उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में सफल हुए। अब यहीं से देखिए इनका कार्य शुरू हो जाता है कि इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद में कार्य किया और कार्य करते हुए रोहिणी नामक उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। 19 वर्ष इस संस्थान में काम करने के पश्चात वे फिर रक्षा संबंधी विकास कार्यों से संबंध संस्थान में आ गए। 19 वर्ष तक ये यहाँ पर कार्य किए और इसके बाद फिर रक्षा संबंधी विकास कार्यों से संबंध संस्थान में आ गए। यहीं पर उन्होंने मिसाइल कार्यक्रम का सफलतम विकास किया। डॉक्टर कलाम पूरी तरह भारतीय थे। वे भारत में ही रहकर अपने स्वनिर्मित उपकरणों द्वारा भारत को महान शक्ति बनाना चाहते थे। 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुए तो उन्होंने कहा कि हमें इस प्रकार के कार्यों के लिए केवल अपने प्रयत्नों पर निर्भर रहना होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रकार का कार्य यदि करना है तो अपने ही द्वारा प्रयत्न करना होगा। इसमें किसी के भरोसे रह के काम नहीं होता है, यह स्वयं प्रयत्न करना होता है। उनका विश्वास था कि विदेशों में जाकर जो उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा सकते हैं वे भारत में भी रहकर संभव है। जरूरी नहीं है कि किसी अनुसंधान के लिए बाहर ही जाया जाए, विदेश में ही जाया जाए। उन्होंने यह साबित कर दिया कि ऐसे कार्य भारत में रहकर भी किया जा सकता है। उन्होंने करके दिखाया। डॉक्टर कलाम को उनकी महान सेवा हेतु 1997 में तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब देखिए, यह एक सम्मान सूचक एक तरह का उपाधि है, एक तरह की जिसको हम कह सकते हैं कि गिफ्ट है। ये इनको दिया गया, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसीलिए इस पाठ का नाम ही है कि भारत के रत्न। हिप्पियों जैसे अपने अस्त व्यस्त बालों के कारण ऐसा लगता कि वे एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति होंगे, किंतु उन्होंने जो कार्य किए उससे स्वयं उनका और देश का विज्ञान के क्षेत्र में सम्मान बढ़ा। उनके बालों पर ध्यान मत दीजिए, बाल तो उनके ऐसे ही थे। बाल देखकर कोई भी कह सकता है ये बहुत सामान्य सा व्यक्ति है, किंतु उनके कार्य को देखते हुए उन्हें ये सम्मान दिया गया। डॉक्टर कलाम ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पद को भी अलंकृत किया। उन्होंने स्वयं अपनी प्रतिभा के बल पर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को प्राप्त किया। अपनी प्रतिभा के बल पे उनको यह सम्मान मिला था। यह पद उनकी प्रतिभा के कारण ही उन्हें प्राप्त हुआ था। डॉक्टर कलाम 20वीं सदी की शोभा थे। उनके कारण देश आज सुरक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ा है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी।
27 जुलाई 2015 को इस महान व्यक्ति का देहांत हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा और देखा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे कार्य किए और किस तरह से सफलता प्राप्त करते हुए भारत में एक अपना नाम रोशन कर गए और भारत को भी उच्च शिखर पर पहुंचा कर गए। अब इसके बाद दूसरे भारत के रत्न हैं JRD टाटा। JRD टाटा को इस शताब्दी का महान उद्योगपति माना जाता है। अब अब्दुल कलाम जी वैज्ञानिक थे तो ये एक महान उद्योगपति हैं। उनमें जो सूझबूझ और दूरदृष्टि थी और जिसके कारण टाटा उद्योग का इतना अधिक विस्तार हुआ। जिस समय JRD टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष बने उस समय टाटा समूह में केवल 15 कंपनियां थीं। इनकी दूरदृष्टि और योजना का परिणाम यह हुआ कि उनके अध्यक्षता काल में उनकी गिनती 100 का आंकड़ा पार कर गई। देखिए किस प्रकार से उन्होंने इतनी जल्दी सफलता प्राप्त की अपनी मेहनत और लगन के कारण। भारत के महान उद्योगपति JRD टाटा का जन्म 1904 में पेरिस में हुआ था। शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। उसके बाद जब ये भारत आए तो पहले उन्हें सहायक के रूप में नियुक्त किया गया। सबसे पहले उनको एक सहायक का पद मिला। 1926 में वे टाटा समूह से संबंध हुए। 1926 में टाटा समूह के साथ उनका संबंध हुआ। उन्हें व्यक्तिगत रूप से पहली बार विमान उड़ाने की अनुमति और लाइसेंस प्राप्त हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम 1929 में कराची से मुंबई तक उड़ान भरी। अंततः उन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। 1953 में जब राष्ट्रीयकरण का दौर चला तो टाटा एयरलाइंस को भी राष्ट्रीय संपत्ति बना दिया गया और इसी का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। जो आज एयर इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं, यही पहले एयरलाइंस नाम से चलता था। टाटा संस्थान में अनेक वर्षों तक कार्य करने के बाद 1938 में उन्हें टाटा उद्योगों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जैसा बताया जा चुका है, उनके कार्यकाल में टाटा समूह ने बड़ी तेजी से उन्नति की। JRD टाटा जवाहरलाल जी के अच्छे मित्र थे, किंतु वे उनकी आर्थिक योजनाओं और उनसे संबंध दर्शन से सहमत नहीं थे। वे अक्सर कहते थे कि मैं जिससे प्रेम करने लगता हूँ अक्सर वह मुझसे जल्दी बिछुड़ जाता है। वे भारतीय अणुशक्ति संस्थान के प्रमुख होमी भाभा को भी बहुत प्रेम करते थे। जिस समय वियना जाते हुए हवाई दुर्घटना में उनका देहांत हो गया तो उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी। JRD टाटा की सफलता का कारण था कि वे किसी भी कार्य को पूर्ण दक्षता से करते थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण वे भारत सरकार द्वारा बनाई गई अनेक समितियों के सलाहकार सदस्य भी थे। अपने विचारों के कारण वे सरकार अथवा सरकारी समितियों के निर्णय से सहमत न होते हुए भी अपना पक्ष बहुत युक्ति संगत तरीके से रखते थे तथा शेष सदस्यों को अपने पक्ष का समर्थन करने को बाध्य कर देते थे। उनका निर्णय इतना सही रहता था कि सब लोग उनके समर्थन में के लिए तैयार हो जाते थे। जहां उन्होंने टाटा उद्योगों का भारी विस्तार किया, वहां इस उद्योग समूह की ओर से किए जाने वाले सेवा के क्षेत्रों में भी बहुत कार्य किया। उन्होंने कई अस्पतालों की स्थापना की। उनकी रुचि कला, विज्ञान, थिएटर, शिक्षा और परिवार नियोजन आदि में भी थी। अब देखिए उन्होंने इस सामाजिक कार्यों में भी कार्य किया है। केवल उन्होंने एक ही कार्य में आगे नहीं बढ़े हैं, एक ही कार्य को आगे नहीं बढ़ाया है, बल्कि उनका जो रुझान था, उनकी जो रुचि थी, वह कला, विज्ञान, थिएटर, शिक्षा, परिवार नियोजन आदि में भी थी। उनका विचार था
कि देश को जल्दी से आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी का विस्तार करना चाहिए। उनकी इन्हीं सेवाओं के लिए उन्हें 1992 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद सन 1994 में इस महान उद्योगपति का देहावसान हो गया। जे.आर.डी. टाटा के पूर्वज ईरान से उस समय भारत आए थे जब वहाँ जनता को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए विवश किया जा रहा था। उनके एक पूर्वज जमशेद जी नौशेरवान जी देश में ऐसे भविष्य दृष्टा थे जिन्होंने जमशेदपुर में इस्पात कारखाने की स्थापना करके देश में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया मतलब शुरुआत किया। आज सब जानते हैं कि टाटा उद्योग समूह देश का एक महत्वपूर्ण सर्वोपरि समूहों में गिने जाने वाला समूह है। तो बच्चों, ये था जे.आर.डी. टाटा के बारे में जानकारियाँ जो आपको मैंने बताई। अब देखिए दूसरे भारत के रत्न कौन है। अब आती है तीसरी भारत रत्न लता मंगेशकर जी, जो सुर की सम्राज्ञी बोली जाती हैं। इनसे लगभग सभी लोग परिचित होंगे। आज की दुनिया में, संगीत की दुनिया में गायक एवं गायिका तो बहुत से हुए हैं, परंतु लता मंगेशकर ने फिल्म अभिनेत्रियों के लिए स्वर देने के साथ साथ उन्हें जो सम्मान का स्थान दिलवाया है और स्वयं अपने लिए जनता के दिल में जो एक प्रेमपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, उसकी मिसाल मिलना कठिन है। उन्होंने देखिए गाना तो गाया है, फिल्मों में भी गाया है, ऐसे भी गाया है, बहुत से इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन इनकी खास विशेषता थी कि इन्होंने अभिनेत्रियों को सम्मान भी दिलवाया है। जब इन्हें सम्मान दिया जाता था तो कई स्थान पर इन्होंने ये कहा भी है कि मुझे सम्मान देने के बजाय उन अभिनेत्रियों को सम्मान दिया जाए, जिससे उनका भी नाम आगे बढ़े, उनको भी प्रोत्साहन मिले, उनको भी प्रेरणा मिले। इसीलिए कहा जाता है कि उनके दिल में दूसरों के लिए प्रेम बहुत था और इसीलिए जनता के दिल में भी उन्होंने एक प्रेमपूर्ण स्थान बना लिया है। सन 1929 में जन्मी लता जी ने अपना गायिका का जीवन मराठी गीतों से प्रारंभ किया था। सबसे पहले इन्होंने मराठी गीत गाया था, परंतु यह कोई नहीं जानता कि उन्होंने हिंदी गायन में किस प्रकार इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किया। उनका प्रारंभ जो था संगीत में वह मराठी गीतों से हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हिंदी गायन भी शुरू किया और काफ़ी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है। बहुत बहुत पुरानी है। रेलगाड़ी में एक बार दिलीप कुमार से लता जी की मुलाकात हुई। दिलीप कुमार ने कहा कि आप तो मराठी की गायिका हैं, आप उर्दू और हिंदी का ठीक से उच्चारण भी नहीं कर सकती। फिर कौन जानता था कि कल क्या होने वाला है। आज इस बात को कितने साल बीत गए और लता जी के गीत सुनकर कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि वे हिंदी अथवा उर्दू के शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकती। आज हालत यह है कि उन्होंने हजारों गाने हिंदी और उर्दू में गाए हैं। यह उनका अथक परिश्रम था, उनका प्रयास था। अपने प्रयास के द्वारा उन्होंने इतनी सफलता प्राप्त की। उन्होंने हिंदी का भी बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, हिंदी के गाने गाए और साथ साथ उर्दू में भी गाने गाए हैं। उन्होंने उर्दू भाषा का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें सुनकर किसी के लिए यह मानना कठिन नहीं है कि वे उर्दू अथवा हिंदी की ही गायिका हैं। उनकी सफलता का कारण है कि वे किसी भी गाने को रिकॉर्ड करने से पूर्व जहाँ कहानी को पूरी तरह समझने का प्रयत्न करती हैं, वहीं भाषा के संबंध में भी पूरी तरह आश्वस्त होना चाहती हैं। देखिए यही उनकी सफलता का राज है कि जिस तरह से वे किसी भी गाने को रिकॉर्ड करने के पहले उस कहानी को पूरा समझती हैं, उसी के साथ साथ वे भाषा का भी पूरा ज्ञान रखती हैं, भाषा के बारे में भी ज्ञान कर लेती हैं, तभी अपने गाने रिकॉर्ड करती हैं।
उनकी सफलता का एक रहस्य यह भी है कि गीत जिस माहौल के संबंध में बनाया गया है उस स्थिति को पूरी तरह उजागर करने का प्रयत्न करती हैं। मतलब गाने के साथ साथ वे उस माहौल को भी कायम करती हैं जिस प्रकार से उनका जिस माहौल का गीत होता है। एक समारोह में जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे तो लता जी ने कवि प्रदीप का यह गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी गाया तो जवाहरलाल के मुख से लता जी के लिए नाइटिंगेल कहा जाना बहुत बड़ी बात थी। 20वीं शताब्दी की इस नाइटिंगेल का स्वर आने वाली शताब्दियों तक गूंजता रहेगा। लता जी अपनी स्वर की विशेषता के कारण कंठ कोकिला, स्वर सम्राज्ञी आदि नामों से जानी जाती हैं। यह उनके मीठे स्वर के कारण उनको इस तरह की भी उपाधि मिली है, कंठ कोकिला, स्वर सम्राज्ञी। कंठ कोकिला कहते हैं जो बहुत ही जैसे कोयल की आवाज़, तो कोयल की आवाज़ से इनकी समानता की गई है। और स्वर सम्राज्ञी की स्वरों की ये सम्राज्ञी हैं, अर्थात स्वर पे इनका राज है, आदि नामों से जानी जाती हैं। अपनी इस विशिष्ट सेवा हेतु उन्हें सन 2001 में सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। उनका नाम सदैव भारत के गायन क्षेत्र में सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। तो ठीक है बच्चों, आज आप लोगों ने पढ़ा भारत के रत्न, किस तरह से भारत में इतने विशिष्ट लोग पैदा हुए और किस तरह से इन्होंने अपने नाम के साथ साथ भारत के नाम को भी आगे बढ़ाया है। तो बच्चों, यह एक लेख विधा में लिखा गया लेख था और इसमें सर्वोच्च नागरिक अलंकरण, भारत रत्न, देश का गौरव, संघर्षपूर्ण कर्म यात्रा, दूरदृष्टि, प्रेरणा के स्रोत आदि जीवन कौशल और जीवन मूल्यों को उभारा गया है और इसके द्वारा आप लोगों को जीवन कौशल और जीवन मूल्य की शिक्षा दी गई है। जय गुरुदेव।